हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स। आज से मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट करना चाह रही हूँ। प्रीलिम्स आने वाला है, मई में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। तो मैंने सोचा है कि लक्ष्मीकांत में जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे वन क्वेश्चन तो मान करके चलिए कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इससे और मैंने ये भी टेंडेंसी देखी है, जैसे कि मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मुझे भी मेरे अंदर भी ये टेंडेंसी थी, मैं भी ये चैप्टर को ना स्किप कर देती थी, आगे बढ़ जाती थी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगता था, कंफ्यूजिंग लगता था। बोरिंग के साथ कंफ्यूजिंग भी क्यों? क्योंकि लगता था कि ये पॉइंट्स इस एक्ट में पढ़ा था कि उस एक्ट में पढ़ा था। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि बहुत आपसे कितनी बार गलतियाँ भी हुई होगी कि ये पॉइंट्स इस एक्ट के अंदर था कि उस एक्ट के अंदर था। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके से आप लोगों को सारे एक्ट्स कवर करवाऊँ कि आपको एक भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना बने। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो बाकी जितने भी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जितने भी वीडियोस देखेंगे ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जितने भी वीडियोस यूट्यूब में पड़े होंगे बिग इंस्टीट्यूशन से, उनसे अलग इस वे में मेरा रहेगा तरीका। क्योंकि उनका क्या रहता है ना कि वो लोग 2 आवर्स 5 आवर्स में ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं, और वो लोग वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जो यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाला। यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क दोज डीप जो डीप एकदम घुसे हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यूपीएससी नहीं पूछने वाला, ठीक है। डीप ग्राउंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा यूपीएससी इस चैप्टर में, ठीक है। लक्ष्मीकांत इसीलिए कहा जाता है कि इस चैप्टर के लिए ना मोर देन सफिशिएंट है। इफ़ यू आर डन विद दिस चैप्टर, इफ़ यू आर डन विथ योर लक्ष्मीकांत, particularly when it comes to this chapter, then you are almost then you are on the right space। तुमको वो 1 मार्क्स मिल सकता है, you can grab that 1 मार्क्स, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब इस चैप्टर में जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है ना, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से चाहोगे कि उस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी, उस फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसीलिए मैं उस फर्स्ट पैराग्राफ को, और क्योंकि वो दैट वेरी फर्स्ट पैराग्राफ फॉर्म्स द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो पॉलिटी में इसको पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं इस चैप्टर को 2 हेडिंग्स में स्टार्ट करना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। ये चैप्टर 2 हेडिंग्स में बाइफर्केट किया जाता है, ठीक है। कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से लेकर के 1857 तक, एंड क्राउन रूल 1858 से लेकर के 1947 तक, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब आप मैं चाहती हूँ कि जब भी आप लक्ष्मीकांत, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करो ना कि जब आपको पॉलिटी रिवाइज करना हो या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिवाइज करना हो तो आप लक्ष्मीकांत खोल करके बैठो। नहीं, मेरा एक क्लियर मोटो रहेगा ना कि आप लक्ष्मीकांत अगर आपके पास नहीं भी खुली होगी ना, तो आपके पास वो एक क्लियर पिक्चर बनना चाहिए कि अच्छा कैसे इस चैप्टर स्टार्ट हुआ था, क्या क्या पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बने, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप एग्जाम में तो बुक लेकर के नहीं जाइएगा। माइंड आपका जितने आपने याद किए हैं, मेमोराइज कर रखा है, जितना भी आप इमेजिन कर सकते हो, वही कैपेसिटी आपके साथ जाएगी एग्जाम में, ठीक है। ये चैप्टर 2 हेडिंग्स में बाइफर्केट किया गया है, कंपनी रूल, क्राउन रूल। कंपनी रूल के अंडर फर्स्ट जो एक्ट प्रोवाइड की गई है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब जैसे कि बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देख रखे हैं, मैंने भी बहुत कितने सारे पेजेस के नोट्स बना कर रखे हैं कि व्हाट वाज द नीड, क्या नीड था, क्यों ये एक्ट को लाया गया। फिर अच्छा उस समय कंपनी के क्या क्या, मैंने भी पढ़ी है कि कंपनी उस समय बैंकरप्सी की कगार पे थी, बार बार ये मांग रही थी, वो मांग रही थी, लोन्स मांगती थी ब्रिटिश क्राउन के पास जाकर के। कुछ नहीं पूछ रहा यूपीएससी, कुछ काम का नहीं होता। वो मैंने अपने आवर्स को वेस्ट किया था, ठीक है। वो वेन गए हैं जितने भी मेरे एफर्ट्स थे। कुछ क्वेश्चंस उससे नहीं आने वाले कि ये नीड क्या था इस एक्ट का, ये सब। अब मैंने बोला ना, स्मार्ट वर्क यही होता है कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, आप बस उतना ही तक सीमित रखें खुद को, लिमिट योरसेल्फ, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो पता है ना। आप यूट्यूब खोलिएगा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बस वही मैं जो समझाना चाह रही हूँ ना, आप कितना समझाओ, अगर इतना में समझ में आ गया होगा तो बहुत है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें आपका क्लियर पिक्चर मैं चाहती हूँ ये बने। सबसे पहले कि इसके अंदर क्या है, ये आने से पहले क्लियर पिक्चर आपके पास ये बनना चाहिए कि 3 जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं इस एक्ट में। लक्ष्मीकांत में 3 जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इस पूरे एक्ट को इस पूरे एक्ट का ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड 5 फीचर्स दिए हुए हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, ठीक है। अब वो 5 फीचर्स क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहला जो आपके दिमाग में ये आना चाहिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे ही आपका नाम आपके माइंड में ये आए ये चैप्टर, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब भी सुनो तो याद रखना कि वो 3 जनरल पॉइंट्स एंड वो 5 फीचर्स दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, ठीक है। अब वो 5 फीचर्स क्या हैं, उन 5 फीचर्स के ही थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप वो 3 जनरल पॉइंट्स को देखें, क्योंकि
आफ्टर ऑल वो 3 जनरल पॉइंट्स हैं क्या, इन्हीं 5 फीचर्स से मिल करके बन रहे हैं, उन्हीं को ये क्वालिफाई कर रहे हैं वो 3 जनरल पॉइंट्स। फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैं मतलब अगर बोलूँ तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए लेकर के आ रही थी क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक एक ट्रेडिंग पर्पस से इंडिया में आई हुई थी, इंडिया में रह रही थी, एक ट्रेडिंग पर्पस से, ट्रेडिंग उसका जो मोटो था, अब वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी कैरी आउट करने लगी थी इंडिया में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करे। उस चीज़ की, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेकर के आई। ठीक है, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 पॉइंट्स है, बट ये वो 5 पॉइंट्स जो एग्जाम के पर्पज से, जो फैक्ट्स जिनमें ज़्यादा हैं, वो सब हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पॉइंट में आती हूँ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जो गवर्नर ऑफ, आपको पता ना 3 गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, उसके उनके डेजिग्नेशन को बढ़ाया गया। ठीक है, और उन मतलब 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स उनको प्रोवाइड किए गए ताकि उनको वो असिस्ट कर सके उस काम में। और ये पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो है वैरन हेस्टिंग। ठीक है, एंड फिर वैरन हेस्टिंग फर्स्ट जो ये बने। सेकेंड पॉइंट पे आती हूँ। ये जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल का तो आपने देख लिया कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। बाद बाकी गवर्नर्स का क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास का। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास अब सबऑर्डिनेट हो गए। अभी तक तो वो लोग तीनों ऐसे बराबर पे थे तीनों का, बट ओहदा जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वो बढ़ा दिया गया। ठीक है, और ये जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अब वो उनसे सबऑर्डिनेट हो गए। अब ये 2 पॉइंट मैंने जो लिख रखा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता चलता है कि दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा है इन दोनों पॉइंट्स ने, फर्स्ट एंड सेकंड मिलकर के। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। अब वहाँ से बैठे बैठे ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी रेगुलेट करेगी इस कंपनी के जितने मेंबर्स हैं उन सबको, कंपनी के अफेयर्स को। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा स्टैब्लिश किया गया 1774 में। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा को स्टैब्लिश किया गया। और इसका अगर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे कि किस तरीके से मिलकर के बना, तो 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ये उतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, अगर सबसे लेस इंपॉर्टेंट तो, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए कि ठीक है। अब मैंने अभी तक क्या बताया, फर्स्ट मतलब 5 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कि जो गवर्नर थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। फिर उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी प्रोवाइड किया गया 4 मेंबर्स का। एंड जो बाद बाकी जो गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया, जिसके कारण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनता हुआ दिखा। ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखा, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा को स्टैब्लिश किया गया। फोर्थ पॉइंट में क्या किया गया, आखिरकार रेगुलेट कहाँ कर रहे हैं वो, कंपनी को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं वो पता चल रहा है 4th एंड 5th पॉइंट से। 4th पॉइंट में क्या कहा गया इस एक्ट के अंदर कि जितने भी सर्वेंट्स हैं कंपनी के, जितने भी जो मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो कोई भी पर्सनल ट्रेड में, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, इंगेज नहीं होंगे पर्सनल ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड, या फिर जितने भी नेटिव्स हैं इंडिया में उनसे कोई ब्राइब नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये था 4th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे। ये मैनेजिंग बॉडी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे, लंदन से चला रहे थे ये मिल करके। ठीक है, तो इनको कहा गया कि आप रिपोर्ट करो, कंपनी की जितने भी रेवेन्यू, मिलिट्री, सिविल मैटर्स है उन पर रिपोर्ट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स। तो ये मैंने क्या कहा, 4th एंड 5th पॉइंट से पता चलता है कि ये फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, एंड ये ओवरऑल जो आपको दिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस ओवरऑल एक्ट आप जो देख रहे हो ना कि ये क्या, ये मतलब आखिरकार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, ये सारे फीचर्स, ये सारे पॉइंट्स, इन सब प्रोविजंस के थ्रू वो करना क्या चाह रही हैं। तो वो रिकॉग्नाइज की, एक तरीके के रिकॉग्निशन दे रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को। रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ला करके वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रही है कि येस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक ट्रेडिंग पर्पज से आई हुई थी, लेकिन अब उसके पास पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार एक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है,
2 हेडिंग से स्टार्ट होगा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब भी लक्ष्मीकांत ना भी हो, जब भी ये चैप्टर याद आए आपके दिमाग में, तो 2 हेडिंग में बाइफरकेट था। एक हो गया क्राउन कंपनी रूल, एक हो गया क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से लेकर के 1857 तक, एंड क्राउन रूल 1858 से लेकर के 1947 तक। उसके बाद कंपनी रूल के अंदर सबसे वेरी फर्स्ट एक्ट जो था वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके अंदर 3 जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो 3 जनरल पॉइंट्स क्या थे कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। एंड ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड द रिकॉग्निशन, ठीक है, इट शोड द रिकॉग्निशन, अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी दैट येस नाउ दिस कंपनी हैज़ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन इंडिया टू। एंड थर्ड ये था कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ओके। एंड 5 फीचर्स क्या थे, वो तो 3 जनरल पॉइंट्स थे। 5 फीचर्स क्या हो गए, जल्दी सोचना है, ठीक है। सबसे पहला तो ये कभी नहीं भूलना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में 5 पॉइंट्स प्रोवाइड है। वो 5 पॉइंट्स क्या थे, अब जैसे कि वो आप याद रखो ना, आप सोचो ना, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो। 3 गवर्नर्स थे, इक्वल बैठे हैं। अब क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तीनों गवर्नर से इक्वली, मतलब कोई इसको डिसीजन लेना होगा या फिर कंपनी कुछ डिसीजन ली तो इक्वली ब्रिटिश गवर्नमेंट इस गवर्नर से भी बात करेगी, उस गवर्नर से भी बात करेगी, उस गवर्नर से भी, काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसा आपने भी देखा होगा ना, जैसे कि हायर अथॉरिटी जब तक ना हो ना, वो एक सिस्टम नहीं बैठ पाता। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ये सब देखती। तो उसी तरीके से ये लोग चाहते थे कि एक प्रकार की हायरार्की तो बने। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे इंडिया में ओवरऑल, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं कन्वीनियंटली। अब वो 3 गवर्नर्स एक ही ओहदा पे रहेंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप किया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, जो जिस मोटो से लाया गया कि हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इनके मतलब जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं इंडिया में, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, जितने भी यहाँ पे अफेयर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए ये कम्युनिकेट तो करेंगे ना किसी से। तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक गवर्नर जनरल को हम लोग थोड़ा सा उसके डिजिग्नेशन को ऊपर कर दे, जिसके थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे डायरेक्टली हम लोग। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये डिजिग्नेशन का बात आ गया ना, कि दिस एक्ट, जैसे कि ऑप्शन में आया मॉक टेस्ट में कि विच एक्ट डिजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये डिजिग्नेशन को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, इसका मोटो क्या हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना, ताकि एक तरीके से कन्वीनियंट पड़े उसके लिए डायरेक्टली कम्युनिकेट करना। अब वो तीनों गवर्नर से तो एक साथ नहीं कम्युनिकेट करेंगे, उनकी तीनों का अलग अलग राय हो सकता है। बस याद करने के पर्पज से बता रही हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। कन्वीनियंट हो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए कन्वीनियंट हो, कम्युनिकेशन उसके लिए ईजी पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। वो रेगुलेट करना चाह रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तीनों से नहीं बात करना चाहेगी, एक से बात करना चाहेगी, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से करेगी। तो बाद बाकी गवर्नर्स को सबऑर्डिनेट करना होगा, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया, अब रेगुलेट भी करना है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, तो सुप्रीम कोर्ट एक बैठा दो जो सारे इसको देखे। उस समय ये सब ये है ना कि फोर्थ पॉइंट में ये हो गया कि जितने सर्वेंट्स हैं कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ब्राइब नहीं लेंगे, वो सब, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रेड ब्राइबरी हो भी रहा था। तो ये सब तो उस चीज़ के लिए था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से बन जाता है क्वेश्चन, इन सबसे ना भी बने तो, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आप लोग रिपोर्ट करो इन सारे मैटर्स पे, ठीक है। तो ये थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आने वाले जितने भी एक्ट्स होंगे ना, जैसे कि मैं बता रही हूँ 1909, 1919, ये सारे मॉर्लिमेंटो, ठीक है, ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से, ये तो बहुत ही वेरी फर्स्ट एक्ट था। तो कैसे तैसे नहीं, मतलब मैंने अपने तरीके से तो पूरा कोशिश किया, बट वो सारे एक्ट्स की तो और भी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, और कोशिश रहेगी कि वो सब एक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं ना, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।